Very good morning to you all. Welcome to Job Grade IS. Yesterday only, we discussed पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अलॉन्ग में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी आएगा, जिसको ब्रिटिश क्राउन एस्टेब्लिश करेगा और वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल सारे पॉलिटिकल मैटर्स देखेगा कंपनी के। कंपनी का काम क्या था? सिर्फ और सिर्फ ट्रेड पर ध्यान देना। और ये क्यों बनाया गया? क्योंकि कंपनी लगातार इंडिया में एक्सपेंड कर रही थी, इसकी नेचर एक ऑटोनॉमिक पावर की तरह हो रही थी, किसी की मान नहीं रहे थे। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर प्रेशर था कि क्यों ना इस कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट किया जाए, और उस दिशा में कदम 1773 और 1784 में बढ़ाए गए। अब देखते हैं आज कि अब ब्रिटिश पार्लियामेंट इस कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए और क्या क्या कानून बनाती है। ऑब्वियसली जब भी आप देखते हो कि लॉ मेकिंग, जब भी आप इंडियन पॉलिटी में उसको पढ़ते हो, तो कोई भी जो लॉ बनता है वो किसी भी कंट्री की कंडीशंस के हिसाब से बनाया जाता है। ठीक है, जैसे ही कंडीशंस बदलती हैं वैसे ही उस लॉ को भी आपको मॉडिफाई करना पड़ता है, अमेंड करना पड़ता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जब धीरे धीरे इंडिया में बढ़ती जा रही है, तो अब ब्रिटिश पार्लियामेंट भी एक नया लेजिस्लेशन लेकर आएगी, जिसको आप बोलोगे चार्टर एक्ट ऑफ 1793। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 क्यों लेकर आएगी? सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि व्हाट इज ए चार्टर। व्हाट इज चार्टर? तो चार्टर क्या होता है कि बेसिकली लेट सपोज you got selected into the civil services, and now you are working as a civil servant. You are an IAS, IPS, or you are a foreign service officer, or you are a forest service officer. तो चार्टर मीन्स कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो वहां पर एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि दिस इज हाउ यू हैव टू वर्क, दिस शुड बी योर वर्क एथिक। मतलब एक रिटन डॉक्यूमेंट आपको बता रहा है कि आपको किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से आपको अपनी सर्विस में बिहेव करना है। तो चार्टर आपको यही बताता है। ठीक है, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है कि हम, इस एक्ट में तो नहीं कहा लेकिन हिस्ट्री में जब भी हम पढ़ते हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कुल 5 चार्टर लेकर आती है। एक 1793 में लेकर आती है, एक 1813 में लेकर आती है, एक 1833 में लेकर आती है, और एक 1853 में लेकर आती है। कुल मिला के ये 4 चार्टर ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आती है 20-20 साल के डिफरेंस में। ठीक है, अब इसे रेगुलेटिंग एक्ट भी बोला जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट तो आप बोलोगे क्योंकि चार्टर एक्ट तो आपने ये बता दिया कि दिस इज द कोड ऑफ कंडक्ट जो ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, बट इस चार्टर के थ्रू आप कंपनी को रेगुलेट ही कर रहे हो। ठीक है, इस कंपनी को कंट्रोल ही कर रहे हो, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस ही बना रहे हो। तो इसलिए इसे रेगुलेशन एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1770 1793 भी बोल देते हैं। डोंट बी कंफ्यूज। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या था। इससे पहले एक एक्ट ऑफ 1786 आया था। आपने जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पढ़ा था, हालांकि कोई पूरा एक्ट नहीं था, इतना बड़ा नहीं था, उसमें एक अमेंडमेंट था। वो क्यों था मैं आपको बताता हूं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहता है। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहता है। यहां पर लॉर्ड कॉर्नवालिस की कुछ डिमांड्स होती है जो इस एक्ट के थ्रू पूरी होती है। फर्स्ट डिमांड वाज कि गवर्नर जनरल जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, इनको दोनों ही पावर चाहिए थी, खुद गवर्नर जनरल की भी और कमांडर इन चीफ की भी। हमने देखा था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, उसमें आपकी एक गवर्नर जनरल की काउंसिल बनाई थी। ठीक है, 1773 में बनाई थी, और उसमें 4 मेंबर्स थे। 1784 में उन मेंबर्स को घटा के कितना किया? काउंसिल के मेंबर्स कितने हुए? गवर्नर जनरल काउंसिल मेंबर हो गए 3। ठीक है, इन 3 मेंबर में एक कमांडर इन चीफ भी होते थे। यहां पर कॉर्नवालिस कह रहे हैं कि नहीं, वो कमांडर इन चीफ की पावर्स भी मुझे चाहिए। तो इस एक्ट के थ्रू वो पावर इनको दी जाती है। क्लियर? यहां पर
आपने देखा था कि जब 1773 में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो उसमें गवर्नर जनरल की काउंसिल जो थी उसमें थे 4 मेंबर। ठीक है। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया, उसमें गवर्नर जनरल की काउंसिल में 3 मेंबर थे, 1 मेंबर कम कर दिया। क्यों कम किया था? क्योंकि यहां पर अगर 4 मेंबर आ गए, ठीक है, तो वही टाई होने का डर रहता है। 2 मेंबर कुछ और बोलेंगे, 2 मेंबर कुछ और बोलेंगे, और गवर्नर जनरल को अपना कास्टिंग वोट डालना पड़ेगा टू रिजॉल्व द डेडलॉक। और यहां पर आपने इस सिस्टम को खत्म कर दिया कि नहीं, कोई डेडलॉक होगा ही नहीं। 3 मेंबर होंगे, 2 कुछ और बोलेंगे, 1 कुछ और बोलेगा, गवर्नर जनरल को अपना कास्टिंग वोट डालने की जरूरत ही नहीं है। बट ये कमी हो जाती है कि अब यहाँ तो गवर्नर जनरल बस नाम के लिए बैठा है, बाकी तो काउंसिल के मेंबर्स ही सब कुछ डिसाइड कर लेंगे। और गवर्नर जनरल बोल देगा कि ठीक है, मेजोरिटी से फैसला आ गया है तो मैं उसको अप्रूव कर देता हूं। तो आपको नहीं लग रहा यहां पर गवर्नर जनरल की जो पावर है थोड़ी सी कम हो गई? दाउ ही इज द हेड ऑफ द काउंसिल, बट इनडायरेक्टली हिज पावर हैज बीन कर्टेल्ड, पावर थोड़ी कम हो गई है। तो यहां पर जो कॉर्नवालिस है ये कहेंगे कि जो गवर्नर जनरल है इन्हें परमिशन होनी चाहिए कि काउंसिल ने जो डिसीजन लिया है उसको ओवरराइड कर दे। अगर काउंसिल ने लेट अस सपोज कि ये डिसीजन लिया है कि हम बंगाल से रेवेन्यू कलेक्शन जो है उसकी जो टैक्स रेट है उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है, और ये मेजोरिटी से आ जाता है डिसीजन, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के सिस्टम के हिसाब से गवर्नर जनरल बोल देगा ठीक है, आपने डिसीजन ले लिया तो आई एम अप्रूविंग। बट यहां पर कॉर्नवालिस ने डिमांड कर दिया कि नहीं, अगर मुझे ऐसा लगता है कि जो टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ाना नहीं चाहिए, कम करना चाहिए, तो मैं उस डिसीजन को पलट भी सकता हूं, मैं उस डिसीजन को उल्टा भी कर सकता हूं। मैं कहूंगा नहीं, आई एम नॉट परमिटिंग यू। ठीक है, मैं उन्हें ओवरराइड कर गया। ठीक है, तो दिस पावर to override the decision of the council was provided to the governor general by this act of 1786। ये 2 पावर्स आती हैं और उसके बाद ब्रिटिश जो होते हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट लेकर आते हैं कि क्यों ना कंपनी को और भी ज्यादा हम कंट्रोल कर लें। और वो जो एक्ट आता है आपका वो होता है 1793 का चार्टर एक्ट। ठीक है, अब चार्टर एक्ट में बेसिकली क्या बोलती है ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है कि हम कंपनी का जो राइट है ट्रेड करने का ईस्ट से, पूर्व से, भारत से, उसको 20 साल के लिए रिन्यू कर देते हैं। यानी कि 1793 से आप 1813 तक यू कैन ट्रेड। ठीक है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट परमिशन दे देती है। 1813 के बाद देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का करना क्या है। इज इट क्लियर? और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ब्रिटेन में बहुत सारी डिमांड हो रही थी कि कंपनी को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि एक कंपनी तो थी नहीं, इंडिया से ट्रेड बहुत प्रॉफिट में जा रहा था कंपनी का, ब्रिटेन गवर्नमेंट का। और यहाँ पर और भी कंपनीज ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर एक प्रेशर बना रही थी कि कंपनी को आप कंट्रोल करो, क्योंकि सबको अपना प्रॉफिट चाहिए था। वो किस्मत ईस्ट इंडिया कंपनी की अच्छी थी कि हिंदुस्तान में पहुंची, वॉर्स किए, जीत गई, दीवानी राइट्स ले लिए, पैसा अच्छा कमा लिया। ठीक है, सबको इंडिया के रिसोर्सेज चाहिए थे। तो यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट उन लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए बोल देती है कि हम इस कंपनी को और 20 साल के लिए ट्रेड करने की परमिशन देते हैं, 20 साल बाद देखेंगे क्या हम कर पाएंगे। यहाँ पर एक प्रोविजन और बनाया है कि कंपनी के लिए अब कंपलसरी हो गया कि लेट अस सपोज ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके पास कोई रेवेन्यू आया, उस रेवेन्यू में से इन्होंने सैलरी दी अपने एम्प्लॉयज को, इन्होंने डिविडेंड दिया, रेवेन्यू आया, इन्होंने सैलरी दी, इन्होंने डिविडेंड दिया, और इन्होंने लेट अस सपोज कोई लोन लिया था उसको भी पे कर दिया अपने रेवेन्यू में से। ठीक है, कोई और एक्सपेंसेस आपने कर दिए।
ठीक है। इन एक्सपेंसेस के बाद कंपनी के पास जो भी पैसा होगा, चाहे जितना भी हो, कंपनी को हर साल 5 लाख रुपए ब्रिटिश गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। दिस मेड ऑब्लिगेटरी। वाई? कि जिससे कंपनी को कुछ डिसिप्लिन आए। ऑब्वियसली एक कंपनी थी, टैक्स तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देती होगी, बट इनको जब दीवानी राइट्स मिले बैटल ऑफ बक्सर के बाद, 1764 के बाद, और कंपनी में जो मिसमैनेजमेंट हुआ, जो करप्शन हुआ, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को उससे पहले लग रहा था कि कंपनी एक अच्छा प्रॉफिट का हिस्सा ब्रिटिश गवर्नमेंट को देगी, टैक्स में अच्छा टैक्स का पैसा देगी, बट उल्टा कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोला कि नहीं, हमें तो लोन चाहिए, हमारे पास पैसे नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज इन्होंने वॉर में लगा दिए थे। तो यहाँ पर इनके लिए ऑब्लिगेटरी कर दिया कि आप चाहे कुछ भी करो, कैसे भी करो, बट साल का 5 लाख रुपया हमारे लिए बचाओ, जिससे कि आप अपने फाइनेंशियल अफेयर्स को मैनेज कर पाओगे। अल्टीमेटली यू आर अ ट्रेडिंग कंपनी। नेक्स्ट, यहाँ पर हायर ऑफिसर्स जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, इनको मना कर दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कि विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जब तक कि ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको अप्रूव नहीं करती, आप हिंदुस्तान छोड़ के नहीं आओगे। हुआ ये था कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स था, इसने इंडिया में एंग्लो मराठा वॉर की, इन्होंने इंडिया में एंग्लो मैसूर वॉर की, इन्होंने रोहिल्लाओं से भी लड़ाई की। कंपनी को एक्सपांड कर दिया, कंपनी की मिलिट्री सुपीरियोरिटी इंडिया में एस्टेब्लिश कर दी, बट नाउ ही गॉट फेड अप बिकॉज इनके अगेंस्ट में भी काउंसिल में लोग थे, इनके अगेंस्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी लोग थे, तो ये बिना बताए इंडिया से ब्रिटेन वापस चला जाता है। However, he worked for his country, for his company, बट वहां पर भी जब ब्रिटेन में जब जाते हैं तो पार्लियामेंट्री कई पार्लियामेंटेरियन इनको सपोर्ट करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इनके अगेंस्ट में जाते हैं। ही हैड टू फेस अ लॉट ऑफ बैकलैश। तो बेसिकली बिना बताए आ जाते हैं, विच वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू द ब्रिटिश अथॉरिटी। ठीक है, कि एक कंपनी किस तरीके का बिहेव कर रही है, कि उनके जो हायर ऑफिशियल्स हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ समझते ही नहीं है। वो जब उनका मन होता है कंपनी में हायर पोजीशन पर जाते हैं, अपने काम करते हैं और बाद में लौट आते हैं। तो हमको इसे रेगुलेट करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक प्रोविजन बनाना पड़ेगा जिसमें ये लिखा गया 1793 के चार्टर एक्ट में कि कोई भी हायर ब्रिटिश ऑफिशियल है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन के बिना हिंदुस्तान से वापस नहीं आए। ठीक है, हालांकि एक प्रॉपर उन्होंने चैनल बनाया होगा कि हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी विल रिकमेंड द नेम ऑफ द हायर ऑफिसर जो वापस इंडिया आना चाहते हैं, और देन ब्रिटिश गवर्नमेंट विल अप्रूव। ठीक है। दूसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन था, कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इसको आपने 1784 में एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट में। ठीक है, इसके थ्रू आप लेकर आए थे ना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपको पता था कि अलोंग साइड काम करेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यूज्ड टू सिट इन लंदन। दे वर द हायर अथॉरिटी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की बैकबोन थे, वही ईस्ट इंडिया को कंपनी को चलाते थे, वही गवर्नर जनरल्स बनाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। अदर ऑफिसर्स को भी वही अपॉइंट करते थे। यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होता है ब्रिटिश क्राउन बनाता है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर। यहाँ पर इन्होंने बोला कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कि जिसके जो मेंबर्स हैं, जो टोटल 6 मेंबर्स मैंने आपको बताए थे, उनकी जो सैलरी है वो भी इंडियन रेवेन्यू से ही दी जाएगी। क्लियर? यहां पर ब्रिटिश रेवेन्यू से उनकी सैलरी नहीं दी जाएगी, इंडियन रेवेन्यू से ही सैलरी उनकी दी जाएगी। आई थिंक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन इसलिए बनाया था क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक तो ये क्लियर कर दिया कि हम आपके ऊपर एक तरीके से आपके साथ में एक अथॉरिटी हमारी भी रख रहे हैं जो आपके पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करेगी। और इफ़ यू वांट कि आपके पॉलिटिकल अफेयर्स अच्छे से मैनेज हो, इट्स बेटर कि आप ट्रेड में डिसिप्लिन रहें और रेवेन्यू इतना कलेक्ट करें कि इनकी सैलरी भी आप पे कर पाए। क्लियर? यहाँ पर जो एक्ट था उसमें यह भी अप्रूवल दिया गया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये क्या करते हैं, गवर्नर जनरल को अपॉइंट करते हैं, आपके कमांडर इन चीफ को अपॉइंट करते हैं। ये जो पूरा सिस्टम है, इसको भी एक्ट में ये लिख दिया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो ऑफिसर्स अपॉइंट कर रही है, चाहे वो गवर्नर जनरल हो, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो कमांडर इन चीफ हो, इनको सीधे आप अपॉइंट नहीं करेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिस्कस करके अपॉइंट करेगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट विल ओवरलुक द सिचुएशन। ब्रिटिश गवर्नमेंट देखेगी कौन रियल में गवर्नर जनरल बनने के लिए एलिजिबल है, क्या वो कंपनी के अफेयर्स को इजीली रेगुलेट करने में ब्रिटिश गवर्नमेंट को कॉपरेट करेगा या नहीं करेगा, कमांडर इन चीफ कैसे हैं, है ना, गवर्नर्स कैसे हैं। तो अब कंपनी का बेसिकली जो एक एकाधिकार था कि हम ही हमारे ऑफिसर्स को अपॉइंट करेंगे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनसे छीन लिया। नेक्स्ट, दूसरा, यहां पर कंपनी, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताता हूं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी, जब वो नई नई कंपनी थी, तो ऑब्वियसली नई कंपनी थी, इतने प्रॉफिट्स नहीं थे, इतने प्रॉफिट्स नहीं थे, तो वहाँ के जो कर्मचारी थे उनकी सैलरीज कम थी, तो कंपनी के जो एम्प्लॉयज होते थे खुद का प्राइवेट ट्रेड भी करते थे। अब ये जो प्राइवेट ट्रेड था, इस पर रोक लगा दी गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू, कि कोई भी कंपनी का ऑफिसर इंक्लूडिंग द गवर्नर जनरल अपना ट्रेड नहीं चला सकता, प्राइवेट ट्रेड। यहां पर उसको वापस परमिट किया, बोला कि हाँ, कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं और जो इंडिविजुअल्स हैं दूसरे, वो प्राइवेट ट्रेड कर पाएंगे, बट उनको लाइसेंस दिया जाएगा, और ये लाइसेंस को प्रिविलेज भी बोलते थे, और इसे कंट्री ट्रेड भी आप बोलते थे। इन केस समबडी आस्क यू कि कंपनी ट्रेड और प्रिविलेज कौन से एक्ट से रिलेटेड टर्म्स है, कौन से एक्ट से रिलेटेड की वर्ड्स है, तो दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो यहां पर क्या होता है कि धीरे धीरे जो ट्रेड जब बढ़ता है, तो ये ओपियम में भी ट्रेड करने लग जाते हैं। ओपियम का मतलब होता है अफीम, और चाइना में काफी ओपियम उस टाइम होता था। ओपियम से ट्रेड इंडिया का शुरू हो जाता है। एक्चुअल में ओपियम से ट्रेड ऐसा नहीं था, चाइना से सिर्फ ब्रिटिश नहीं किया था, मुगल एम्पायर भी कर रहे थे। तो मुगल एम्पायर जब डिक्लाइन हो जाता है, उनसे जब दीवानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाती है, तब इनको ओपियम ट्रेड का भी आइडिया पड़ जाता है। और नाउ इस एक्ट के थ्रू जब ये प्राइवेट ट्रेड कर सकते हैं, तब तो इनके मजे ही हो गए, कंपनी भी अच्छे से ट्रेड करेगी और इसके इंडिविजुअल भी ओपियम से ट्रेड करेंगे। इज इट क्लियर? तो यहां पर आप देखो कि ये सारे प्रोविजंस थे। एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन और होता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कि यहां पर जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था, यहां पर जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन से अलग कर दिया था। आपको पता है 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ही इंडिया में सिविल सर्विसेज की नींव रखता है, ठीक है, प्रॉपर सिविल सर्विसेज, ठीक है। ही इज नोन एज द फादर ऑफ द सिविल। इवन ब्रिटेन से भी पहले इन्होंने सिविल सर्विसेज को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। तो यहाँ पर उससे पहले जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन था, वो एक ही ऑफिसर के अंडर में होता था, दैट इज नोन एज दी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो 1772 में वारेन हेस्टिंग्स जो था, वारेन हेस्टिंग जो था, उन्होंने एक डेजिग्नेशन बनाया था, वो था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। इनका रोल क्या था? रेवेन्यू कलेक्ट करना। प्लस इनको मैजिस्टेरियल पावर्स भी दी थी। बेसिकली जो क्रिमिनल मैटर्स हैं उनको भी देख लेंगे, पैटी क्राइम्स को, जो 200 रुपए तक, उस टाइम के 200 रुपए तक के पैटी क्राइम्स थे, उनको भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देखता था।
उनसे ऊपर के जो क्राइम्स थे उनको एक सद्र दीवानी अदालत होती थी और एक सद्र निजामत अदालत होती थी, उससे भी ऊपर उनकी अपील जो थी काउंसिल में होती थी, गवर्नर जनरल की काउंसिल में होती थी। हाउएवर ये दिस इज अ टॉपिक ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, जो हिस्ट्री में हम अलग से पढ़ते हैं, काफ़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव एक टॉपिक होता है। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि 1772 में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का डेजिग्नेशन आया वॉरेन हेस्टिंग के अंदर, जिनको बोला कि यू विल कलेक्ट रेवेन्यूज इन ईच डिस्ट्रिक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ, रेवेन्यू वो कलेक्ट करते थे और इनके पास मैजिस्ट्रियल पावर्स भी होती थी। यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस बोलता है कि नो, मैजिस्ट्रियल पावर्स हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से ले रहे हैं, मैजिस्ट्रियल पावर्स हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से ले रहे हैं। ही विल लुक आफ्टर ओनली द रेवेन्यू मैटर्स, रेवेन्यू मैटर्स को देखेंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो यहाँ पर माल अदालत पहले बनाई गई थी, माल अदालत हर डिस्ट्रिक्ट में होती थी, और जब माल अदालत, जब मैजिस्ट्रियल पावर्स जैसे ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से ले ली गई, तो इन माल अदालत का भी रोल नहीं रहा। ठीक है, ये भी पैटी क्राइम्स को देखती थी, रेवेन्यू के कलेक्शंस के मैटर को भी देखती थी। तो जैसे ही ये पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से ली जाती है, माल अदालत भी डिसकंटिन्यू हो जाती है। इनको हम, ये जो टर्म्स है इनको आप अभी याद रखो, जब मैं आपको जुडिशियल रोल एंड डेवलपमेंट ऑफ जुडिशरी इन इंडियन हिस्ट्री जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, तब इसको हम अच्छे से और देख लेंगे। तो आप ये बताओ कि अब कलेक्टर जो है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अभी भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में की पोस्ट होती है। स्टिल व्हाई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज नोन एज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट? मैजिस्ट्रियल पावर तो ले ली, ठीक है, आज भी मैजिस्ट्रियल पावर्स हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास, ठीक है। व्हाई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन इंडिया इज नोन एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टिल नाउ? ये आप मेरे को कमेंट में बताओगे, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन। तो दिस वाज ऑल अबाउट रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट ऑफ 1793। आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स। आपके पास जो बुक्स हैं जहाँ से आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उनसे एक बार और इसको डिटेल में पढ़ें, ठीक है, पीपीटी को अच्छे से देखें। एंड फॉर मोर सच अपडेट्स, सब्सक्राइब जॉब ग्रेड एंड स्टे ट्यून्ड।